बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा बुक 2 बीएससी चैप्टर नंबर 14 है, सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग एक टेक्निक है या मेथड है फॉर सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करने का जो मेथड या टेक्निक होगी उसको हम सैंपलिंग कहते हैं। पॉपुलेशन के जो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव मेजर्स होते हैं उनको हम पैरामीटर कहते हैं, और सैंपल के न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव मेजर्स जो होती हैं उनको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। ये तीन चीजें ऊपर वाले पैराग्राफ से हमने देखी कि सैंपलिंग क्या है, पैरामीटर्स क्या है और स्टैटिस्टिक क्या है। उसके बाद हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज देखते हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगी। पहले स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशंस, यानी कि जिस भी चीज के या ऑब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी कर रहे होंगे उसकी जो टोटलिटी होगी, उसका जो एग्रीगेट होगा, उसको हम स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हम सिर्फ एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ भी इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स जो होंगे टोटल, वो हमारी पॉपुलेशन होगी। और इन्वेस्टिगेट करने के लिए चंद एक स्टूडेंट जो हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारी सैंपल होगा, और जिस मेथड से हम उसको सिलेक्ट करेंगे चंद स्टूडेंट्स को, वो सैंपलिंग कहलाएगी। तो सैंपलिंग क्या है? एक मेथड है सैंपल सिलेक्ट करने का। पॉपुलेशन जो इंडिविजुअल सिलेक्ट होते हैं उनको हम सैंपलिंग यूनिट्स कहते हैं या सिंपली यूनिट्स कहते हैं। A sampling units from which information is required may be a college student, an animal, a tree, कुछ भी हो सकता है जिस चीज के बारे में हम स्टडी कर रहे होंगे। पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल एन के साथ और सैंपल साइज को हम स्मॉल एन के साथ डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास दो डेफिनेशंस और हैं। एक होता है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन, एक होता है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रही हो, और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वो होती है जो हम हाइपोथेटिकल बनाते हैं। जैसे हम 100 कॉइन को टॉस करते हैं तो ये जो पॉपुलेशन होगी ये एक हाइपोथेटिकल है। लेकिन अगर हम एक कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में कुछ स्टडी कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन होगी। अब एनिमेटेड पॉपुलेशन भी हो सकती है और अनएनिमेटेड भी हो सकती है। यानी पॉपुलेशन इंडिविजुअल जो है वो लाइफ रख भी सकते हैं और बगैर लाइफ के यानी चीजों की भी हो सकती है। जैसे हम एक मुल्क के अंदर व्हीकल के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो व्हीकल्स, ऑल द व्हीकल्स जो है उस मुल्क की, वो हमारी पॉपुलेशन होंगी, और कुछ जो हम वहां से सिलेक्ट करेंगे उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो हमारी क्या होगी? सैंपल होगा।
तो सैंपल्ड पॉपुलेशन क्या होती है? सैंपल्ड पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन जिसमें से हम अपनी स्टडी के लिए या अपना इन्फ्रेंस निकालने के लिए सैंपल सिलेक्ट करते हैं। वो कह रहा है a sampled population is that from which a sample is chosen, whereas a population about which we wish to draw inferences is called the target population. जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं वो सैंपल्ड पॉपुलेशन कहलाती है, और जिस पॉपुलेशन के लिए हम अपने कंक्लूजन निकालते हैं या इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं उसको हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं पर काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनके फर्क का पता होना चाहिए। द फॉलोइंग टू एग्जांपल में sufficient the illustrate the difference between a sampled population and a target population। ये अब आप लोगों ने पढ़ लेना है, ये पैराग्राफ बाद में जो आपको इनका डिफरेंस बता देगा कि टारगेट पॉपुलेशन और सैंपल्ड पॉपुलेशन में क्या फर्क है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्रीट पॉपुलेशन एंड कंटिन्यूअस पॉपुलेशन। A population is discrete when the number of units comprising the population is countable। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे पॉपुलेशन के वो काउंटेबल होंगे तो हम कहेंगे पॉपुलेशन इज द डिस्क्रीट पॉपुलेशन। अगर काउंटेबल नहीं होंगे तो हम उसको कहेंगे ये कंटिन्यूअस पॉपुलेशन है। A complete coverage of the n sampling units will yield numerical values x1 to xn for x, where x will refer to some characteristics of interest associated with each unit of in a population. If, for example, the sampling unit is a students, then x might refer to age, height, weight, यानी स्टूडेंट्स की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लेंगे उसको हम अपना वेरिएबल कहेंगे और x उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। द टू बेसिक पर्पज ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के दो बेसिक पर्पज हैं। पहला क्या है? प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन विदाउट एग्जामिन एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन। यानी सैम्पलिंग का जो मेन बेनिफिट है वो यही है कि हम पॉपुलेशन के हर यूनिट्स के बारे में एक एस्टिमेट लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। सैंपल की चंद वैल्यूज को हम लेकर उसको परखकर उसको देखकर उस पर कोई प्रोसेस करके हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट लगा सकते हैं, हर इंडिविजुअल के बारे में एस्टिमेट लगा सकते हैं। दूसरा क्या है? To find the reliability of the estimate derived from the sample, we find the probability by computing the standard error of a statistic, if possible, its exact sampling distribution। यानी हम क्या करते हैं? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर उसका स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर क्या चीज होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसके बारे में एमसीक्यूज आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड एरर है ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, और ये हमें बताता है कि एक्चुअल जो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का आ रहा है और जो सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड एरर आ रहा है, जो सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड डेविएशन है, उनके दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है। एडवांटेजेस ऑफ द सैम्पलिंग, ये वही एडवांटेजेस बता रहा होगा कि अगर हम सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें पूरी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी नहीं करना पड़ती। ये सब पॉइंट्स में ऑलमोस्ट यही चीजें होंगी। हमारा टाइम बचेगा, हमारा कॉस्ट बचेगी, इस तरह की चीजें ये सारी सैम्पलिंग के एडवांटेजेस या बेनिफिट में आती हैं।
सैंपल डिजाइन एंड सैंपल सर्वे। सैंपल डिजाइन क्या होता है? ये एक स्टैटिस्टिकल प्लान होता है जो सैंपल सर्वे सिलेक्ट करने से पहले हम बनाते हैं, जिसके अंदर हम तमाम प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स बताते हैं कि हमने किस किस तरह सैंपल को सिलेक्ट करना है। अभी सैंपल सिलेक्ट नहीं किया होता, लेकिन ये जो एक पेपर वर्क हम कर लेते हैं कि हमने कौन सा मेथड, किस तरह हमने सैंपल को सिलेक्ट करना है, वो पूरा सैंपल डिजाइन कहलाता है। और जब हम सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो वो सैंपल सर्वे कहलाता है। आगे एक आता है कि सैंपल सर्वे और कंप्लीट इनोमिनेशन, जिसको हम सेंसस कहते हैं, उनके दरमियान क्या फर्क होता है। अगर हम पॉपुलेशन के हर यूनिट्स के बारे में स्टडी करें, हर यूनिट को देखें, तो वो कहलाता है सेंसस, या उसको कंप्लीट इनोमिनेशन बोला जाता है। और सर्वे क्या है? ये हमारे पास सैंपल की बेस पर जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सैंपल से, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वे कहते हैं। सर्वे कहते हैं या सैंपल सर्वे कहते हैं। तो सर्वे का मतलब यही होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सिर्फ सर्वे का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और अगर वो इंफॉर्मेशन हम सैंपल मेथड से कलेक्ट कर रहे होंगे तो उसको हम कहेंगे सैंपल सर्वे। और अगर हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में कर रहे होंगे तो उसको हम सेंसस सर्वे कहेंगे, या कंप्लीट इनोमिनेशन सर्वे भी कह सकते हैं। The main steps in the sample survey clearly state the objective of the survey. हमें पता होना चाहिए कि हम किस मकसद के लिए सर्वे कर रहे हैं। Define the population we wish to study as clearly as possible. हमें पॉपुलेशन डिफाइन करनी चाहिए जहां से हमने सैंपल सिलेक्ट करना है। Construct the sampling frame clearly defining the sampling units. हमें सैंपलिंग फ्रेम बनाना पड़ेगा। सैंपलिंग फ्रेम होता क्या है? एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स, पॉपुलेशन के तमाम यूनिट्स की जो कंप्लीट लिस्ट होती है, उसको हम सैंपलिंग फ्रेम कहेंगे। चूज एन अप्रोप्रिएट सैंपल डिजाइन एंड प्रॉपर सैंपल साइज। हमें सैंपल को कलेक्ट करने से पहले एक तो डिजाइन बनाना पड़ेगा, और उसमें हम मेंशन करेंगे कि हम सैंपल साइज कितना लेंगे, कितने सैंपलिंग यूनिट्स जो है उनको हम सिलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइज आर रिलायबल फील्ड वर्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे। तो जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हमें फील्ड में जाना पड़ता है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो उसको हमें ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर इस तरह चलना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव सर्वे के पूरे हो जाए। और एंड पे हमारे पास जब डाटा आ जाता है तो फिर हमने उसको एनालाइज करना होता है, समराइज करना होते हैं उनके रिजल्ट, और फिर बाद में हम उसकी इन्फ्रेंस निकालते हैं। इन्फ्रेंस कहते हैं रिजल्ट्स निकालने। सैंपलिंग फ्रेम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सैंपलिंग फ्रेम इज अ कंप्लीट लिस्ट और मैप that contain all the n sampling units। यानी ये एक कंप्लीट लिस्ट होती है जिसमें तमाम सैंपलिंग यूनिट्स होते हैं। आगे वो एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल हम एक सिटी के हाउस होल्ड का सर्वे कर रहे हैं, तो एक सिटी के अंदर जितने भी घर होंगे उनकी एक लिस्ट हमारे पास होगी, वो उसका सैंपलिंग फ्रेम कहलाएगा। फ्रेम शुड बी, कैसा होना चाहिए फ्रेम? एक गुड फ्रेम कैसा होना चाहिए? नॉट कंटेन इनएक्यूरेट सैंपलिंग यूनिट्स, इनएक्यूरेट सैंपलिंग यूनिट्स उसमें ना हो। बी कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, यानी कंप्लीट होना चाहिए और एग्जॉस्टिव होना चाहिए। शुड कंटेन ऑल यूनिट्स एंड शुड कवर द होल ऑफ द पॉपुलेशन। एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि जब हम तमाम यूनिट्स को इकट्ठा करेंगे तो वो पूरी पॉपुलेशन के बराबर हो जाए, जो हमारे कंसीडर
हम जिसको कर रहे हैं तो वो एग्जॉस्टिव होगा। ये एग्जॉस्टिव हमने पीछे एग्जॉस्टिव इवेंट में पढ़ा था, वही कंसेप्ट है इसका भी। बी फ्री फ्रॉम एरर्स ऑफ omissions एंड डुप्लीकेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, यानी सैम्पलिंग यूनिट्स की डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। जब वो एग्जॉस्टिव होगा तो ऑलमोस्ट उसकी सैम्पलिंग डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। बी एज अप टू डेट एज पॉसिबल एट द टाइम ऑफ यूज, यानी जिस टाइम हम आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं वही उससे कुछ पहले या उसी टाइम हमें सैम्पलिंग फ्रेम भी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैम्पलिंग फ्रेम तो हमने एक सिटी में बनाया था 2010 में, और अब हम उसी सैम्पलिंग फ्रेम को यूज करते हुए हम हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाह रहे हैं, तो हो सकता है काफी और घर उसमें बन गया हूं तो सैम्पलिंग फ्रेम चेंज हो चुका होगा, इसलिए हमें अप टू डेट सैम्पलिंग फ्रेम बनाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द फ्रेम यूज फॉर सैंपल सर्वे डू नॉट मीट ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स, यानी काफी वो कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम इन इंफॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे होते, इसलिए अप टू डेट बनाना चाहिए। आगे प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारा मकसद क्या होता है सैम्पलिंग में कि हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से, अगर हर सैंपल को सिलेक्ट करने की या हर सैंपलिंग यूनिट्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम हो तो उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी मालूम ना हो तो उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहेंगे। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी। सैंपलिंग मेथड और ब्रॉडली कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये वही बात कर रहा है व्हेन ईच यूनिट इन पॉपुलेशन हैज नॉन जीरो of its being included in the sample, the sampling is said to be probability sampling। यानी कि अगर उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मालूम होगी सैंपल को सिलेक्ट करने की फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो हम कहेंगे ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के आप डिफरेंट नाम भी हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज आल्सो कॉल्ड अ रैंडम सैंपलिंग, इसको हम रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। उसके बाद इसकी टाइप्स क्या है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की? पहली जो है सबसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। इनको फर्दर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। The advantage of the probability sampling is that it provides a valid estimate of sampling error, यानी ये एक वैलिड सैंपलिंग एरर एस्टिमेट करके देता है। इसमें जो 22 है उसके चांसेस कम होते हैं। Probability sampling is widely used in various areas such as industry, agriculture, business, etc. यानी कि डिफरेंट फील्ड में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज हो रही है। उसके बाद हमारे पास है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पहले भी मैं बता चुका हूं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें ऑलरेडी हमारे पास सैंपलिंग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी नॉन नहीं होगी। इसको हम पर्सनल जजमेंट भी कहते हैं कि हम अपनी जजमेंट के तहत जो है सैंपल सिलेक्ट कर लें, तो इसमें काफी ज्यादा जो है एरर के चांसेस होते हैं, इसलिए लोग रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आल्सो कॉल्ड नॉन रैंडम सैंपलिंग, इसको नॉन रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, इज अ प्रोसेस इन विच द पर्सनल जजमेंट डिटरमाइंस व्हिच यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशंस आर सिलेक्टेड फॉर द सैंपल, यानी पर्सनल जजमेंट आ जाती है कि किस किस को सिलेक्ट किया जाए। The disadvantage of the non-probability sampling is that the reliability of the sample result cannot be determined in the term of probability, यानी हम इसकी रिलायबिलिटी प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में नहीं कंप्यूट कर सकते।
और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स इंक्लूड पर्पस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ये उसमें पर्पस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये आगे इसकी टाइप्स में हम पढ़ेंगे। आगे सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बहुत हम ऑलरेडी भी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जब हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं और उस सैंपल को सिलेक्ट करके एग्जामाइन करके दोबारा उसको हम पॉपुलेशन में भेज देते हैं वापस, और फिर अगला सैंपल सिलेक्ट करते हैं, तो इसको सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है? हम एक सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं, उसको एग्जामाइन करते हैं और उसको एक साइड पर रख देते हैं, और अगला यूनिट दोबारा पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं, तो इसको विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट इसलिए कि हमने उसको दोबारा पॉपुलेशन के अंदर जाकर नहीं रखा, बल्कि एक साइड पे रख दिया है सैंपल को, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट होती है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट तो में रिपीट हो सकते हैं सैम्पलिंग यूनिट्स, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में वो रिपीट नहीं होंगे। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ये एरर्स क्या होते हैं? जो पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस होता है उसको हम एरर्स कहेंगे। A sample being only a part of the population cannot perfectly present the population। यानी जब हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो आप इसलिए वहां पर कुछ ना कुछ एरर की गुंजाइश होती है, क्योंकि परफेक्ट वो पॉपुलेशन के इक्वल नहीं होता। No matter how carefully the sample is selected, this result in a difference between the value of the sample statistics and the true value of the corresponding population। यानी एरर क्या होता है? सैंपल स्टैटिस्टिक की कोई भी न्यूमेरिकल मेजर हम कैलकुलेट करते हैं और पॉपुलेशन की कोई भी न्यूमेरिकल मेजर कैलकुलेट करते हैं, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम सैम्पलिंग एरर कहेंगे। For the sample, if for example x bar is the mean obtained from the x bar, हमें पता है कि ये मीन होता है सैंपल का, और म्यू जो है वो मीन होता है पॉपुलेशन पैरामीटर का, तो सैम्पलिंग एरर क्या होगा? एक्स बार में से म्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास सैम्पलिंग एरर आ जाएगा। एज अ सैंपल साइज इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं सैम्पलिंग एरर कम से कम होता जाता है। क्यों कम से कम होता जाता है? जैसे हम सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं तो वो हम पॉपुलेशन के करीब होते जा रहे होते हैं। जब हम पॉपुलेशन के करीब होते जा रहे होते हैं तो हमारा सैम्पलिंग एरर जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है। और जब हम कंप्लीट इनोमिनेशन करते हैं तो सैम्पलिंग एरर हमारे पास 0 होगा, क्योंकि हम हर इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ चुके होंगे। सैम्पलिंग एरर इज मेजर्ड बाय व्हाट इज नॉन एज रिलायबिलिटी, व्हिच इज related to the variance of the sample statistic. The smaller the variance, the greater the reliability of the sample results will be। यानी जितना कम हमारे पास सैंपल स्टैटिस्टिक का वेरिएंस होगा उतने ज्यादा रिलायबल हमारा वो सैंपल होगा। उसके बाद हमारे पास है aside from sampling error which arises because a sample comprises only portion of the population, there are errors which occur at the stage of gathering and processing of data regardless of whether a sample or a complete census is taken। These errors are called non-sampling error। यानी जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं या हम सैम्पलिंग डिजाइन बना रहे होते हैं या जब हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं, उस वक्त जो एरर आते हैं उसको नॉन सैम्पलिंग एरर कहेंगे, क्योंकि वहां पर सैम्पलिंग टेक्निक का कोई नहीं है, बल्कि हमारे मेथड्स में या जब हम डाटा को कलेक्ट करते हुए कुछ हमारे पास मिस्टेक्स हुई हैं, चाहे वो सैम्पलिंग की हों
या हम कंप्लीट इनोमिनेशन जब कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी वो गलतियां हो सकती हैं, इनको हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहेंगे। नॉन सैम्पलिंग एरर इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एरर्स, यानी कि एक बंदे से हमने उसकी एज पूछी, उसने 25 बताई और हमसे वो 35 लिखी गई, तो ये एक ह्यूमन एरर होगा। फॉल्टी सैम्पलिंग फ्रेम, यानी सैम्पलिंग फ्रेम अगर हमने गलत बना लिया हो तो फिर भी हमारे पास एरर आएगा। बाइस्ड मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स, तो उस वक्त भी हमारे पास एरर आएगा। बाइस इन रिस्पॉन्स, नॉन रिस्पॉन्स टू मेल क्वेश्चनर्स, यानी कि हमारे पास रिस्पॉन्स में कोई बायस्डनेस आ जाए, या हमारे पास नॉन रिस्पॉन्स में हमने डाटा कलेक्ट करने के लिए ईमेल किए थे लोगों को क्वेश्चनर, तो वहां पे नॉन रिस्पॉन्स आ जाए। एरर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स, हमारे पास एरर ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट करते हुए, यानी अगर हम किसी की हाइट को मेजर कर रहे हैं और जिस तरह हम चीज से उसको मेजर कर रहे हैं उसको हम सही से रीड नहीं कर रहे हैं, तो उसको मेजरमेंट एरर हम कहेंगे। प्रोसेसिंग एरर, डाटा को प्रोसेस करते हुए, डाटा को कंप्यूटर के अंदर लाते हुए हम गलत फीडिंग कर लेते हैं या इस तरह कोई प्रोसेस गलत कर लेते हैं, तो वो एरर, उसको प्रोसेसिंग एरर कहते हैं। सच एज एरर्स इन एडिटिंग एंड कोडिंग, मिसक्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डाटा को एडिट करते हुए, डाटा को कोड करते हुए हम गलत कोड दे देते हैं, या हम उसकी मिसक्लासिफिकेशन कर देते हैं, यानी एक चीज एक क्लास में हमने रखनी थी उसको दूसरी में ले गए, तो ये सारे एरर्स नॉन सैम्पलिंग एरर कहलाएंगे। These errors can be avoided through the proper selection of questionnaire, follow up the non-response, proper training of the investigators, correct manipulation of the collect information, etc. अब वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास एरर्स होते हैं इनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। हम अपने मेथोडोलॉजीज को इंप्रूव करके, हम अपने क्वेश्चनर्स को प्रॉपर सिलेक्ट करके, हम अपने जो डाटा कलेक्ट करने वाले हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करके, हम नॉन रिस्पॉन्स को फॉलो अप करके ये तमाम नॉन सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। इस पर मैंने इसलिए टाइम ज्यादा लगाया है, इससे काफी एमसीक्यूज बनते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग बाइस क्या है। इन अ सर्वे सैम्पलिंग, the word bias means a systematic components of error, यानी systematic component of error जो है which deprives a survey result of its representativeness. Bias is different from a random error in the sense that the random error balance out in the long run, while the bias is cumulative and does not become less as the sample size increases. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने कही है कि जब हम सैंपल एरर की बात कर रहे होते हैं तो सैंपल एरर में प्रोबेबिलिटी रैंडम एरर की जब हम बात कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी एरर या रैंडम एरर की बात कर रहे होते हैं, तो वो सैंपल साइज इंक्रीज करने से कम होता जाता है रैंडम एरर। लेकिन जब हम सैंपलिंग बाइस की बात कर रहे होते हैं तो जितना सैंपल साइज हम बढ़ाते जाएंगे ये एरर बढ़ता जाएगा। वो कैसे? फॉर एग्जांपल हम एक चीज का वेट कर रहे हैं और वेट जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास जो स्केल है वेट करने वाला, उसमें ही 5 ग्राम, सपोज 5 ग्राम का उसमें वो लेस वेट बताता है, तो हम जितना ज्यादा टाइम करते जाएंगे हर दफा वो 5 ग्राम कम वेट बताता जाएगा, तो ये एरर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। इसको सैंपलिंग बाइस कहते हैं। बाइस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड ऑफ सिलेक्शन।
डेलिब्रेट सिलेक्शन अगर हम करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस हैं, इनकम्प्लीट कवरेज है, हाफ हज़ार्ड सिलेक्शन है, ये चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। हमें पता चलेगा कि किस तरह हमारे पास 22 जो है हो सकती है। इनएडिक्वेट इंटरव्यूज में भी वही होगा कि जो हम इंटरव्यू करते हैं उसके अंदर अगर हम कोई गलत मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो 22 आएगा। उसके बाद है रैंडम नंबर टेबल्स। ये हम सैम्पलिंग करते हुए रैंडम नंबर टेबल यूज करते हैं। तो रैंडम नंबर टेबल जब हम यूज करते हैं तो हर इंडिविजुअल्स के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है। रैंडम सैम्पलिंग नंबर्स कंस्ट्रक्टेड बाय टिप्पट कंप्राइज दिस डिजिट्स कंबाइन द ग्रुप्स ऑफ, ये उसके बारे में बता रहा है कि किसने कैसे जो है रैंडम नंबर जो है इंट्रोड्यूस करवाए थे और इनका टेबल्स बनाए थे। तो हम रैंडम नंबर टेबल से भी सैम्पलिंग इस मेथड से भी कर सकते हैं, हम कंप्यूटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट इसके मेथड्स हैं, इनको आपने जस्ट देख लेना है। ये एक एग्जांपल है कि रैंडम नंबर्स टेबल की, कि हम अगर 10 लोग सिलेक्ट करने हों, एक क्लास में 100 लोग हैं, तो हम क्या करते हैं 1 to 100 उनको नंबर्स दे देते हैं और फिर हम यहाँ से 2 डिजिट नंबर सिलेक्ट करेंगे और आंखें बंद करके कहीं पे भी हम अपना कर्सर ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया 26 पर, तो पहला बंदा जो सिलेक्ट होगा वो 26 जिसको हमने नंबर अलाट किया होगा, फिर नीचे चलते जाएंगे अगला 53 जिसको अलाट किया होगा, 12, 25, इस तरह हम 10 नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और वो नंबर हम देखेंगे जिस चीज को अलाट किए हुए हैं उन लोगों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक सिंपल मेथड होगा रैंडम नंबर के थ्रू सैम्पलिंग करने का। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैंपल्स। हमने पीछे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस किया। अब हम उनकी मजीद आगे टाइप्स जो है वो पढ़ते हैं। पहली टाइप्स हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल्स की है। सिंपल रैंडम सैंपल्स का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास हर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने के चांसेस इक्वल होंगे, हर इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करने के चांसेस इक्वल होंगे, तो उसको हम सिंपल रैंडम सैंपल कहेंगे। A sample is defined to be simple random sample if it is selected in such a manner that each unit in the population has an equal probability of being included in the sample. और दूसरी इसकी यह है खसूसियत, each possible sample of the same size has an equal probability of being the sample selected, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की इक्वल होगी, बराबर होगी, तो उसको हम कहेंगे ये सिंपल रैंडम सैंपल है। ये आगे इसके डिफरेंट मेथड्स बताए हुए हैं इसको सिलेक्ट करने के। अगर हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन होगी तो उसमें से पॉसिबल अगर हमने रिजल्ट निकालना हो तो NCN हम उसके लिए निकालते हैं, पॉसिबल हमें रिजल्ट बताता है अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। अगर विद रिप्लेसमेंट होगा तो उसको हम n की पावर n के साथ जो है पॉसिबल आउटकम्स बनाते हैं। n की पावर n, n कैपिटल और पावर में स्मॉल n आता है सैंपल साइज, तो उसके थ्रू हमारे पास विद रिप्लेसमेंट वाले बनते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले हमारे पास n कॉम्बिनेशन n, इसके थ्रू पॉसिबल यूनिट्स बनते हैं। सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल यानी कि गोल्ड फिश बॉल मेथड या लॉटरी मेथड्स इसको कहते हैं, इसके थ्रू हम सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे हम पर्ची मेथड होता है कि हमने अगर कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है तो एक पर्ची में हमने सब लोगों के नाम या उनके रोल नंबर इस तरह सिलेक्ट लिख लेते हैं, और उसमें से हम जितने लोग सिलेक्ट करने होते हैं वो पर्ची उठा लेते हैं तो उनके नाम आ जाता है। इसको गोल्ड बॉल फिश या लॉटरी मेथड कहा जाता है। उसके बाद हम यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल, जो हमने पीछे एग्जांपल देखी है, उसके थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं, या फिर हम कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स वगैरह इस्तेमाल करके भी रैंडम नंबर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं सैम्पलिंग यूनिट्स को। ये आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिकली। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। हमारी वीडियो अभी बंद हो जाएगी 2 मिनट के अंदर, तो ये 2 मिनट से बड़ा टॉपिक है, आज हम इसको इधर ही फिर करते हैं क्लियर। हमारा जो चैप्टर 14 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज भी ज्यादा बनते हैं और इसमें कंसेप्ट भी बाकियों में से ज्यादा हैं, तो इस चैप्टर पे हमारा थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद वाले चैप्टर्स में जस्ट हमने मेथडोलॉजीज को डिफाइन करते जाना है और आगे चलते जाना है। 15 पे भी थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें हमारे पास एस्टिमेशंस के जो मेथड्स होते हैं और एक गुड एस्टिमेटर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहाँ पे ही ब्रेक करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जो चीजें आज हमने पढ़ी हैं कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो आप लोग पूछ सकते हैं, 2 मिनट है आपके पास। ठीक है सर, समझ आ गई सारी। चलें ठीक हो गया, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।